नमस्कार दोस्तों। तो नताशा कहती है कि मैं ऋषभ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। नताशा गुस्से में साहिल को अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है और वहाँ से चली जाती है। मैं तुम्हारी तरह इमोशनल फूल नहीं हूँ माय डियर सिस्टर नताशा। मैं बानी को सिर्फ हासिल करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद उसके साथ कुछ भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम ऋषभ से प्यार करती हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब मैं ऋषभ को इस तरह अपने रास्ते से अलग करूँगा कि ऋषभ दोबारा मेरे रास्ते में कभी भी नहीं आएगा। साहिल अपने मन में एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है। बानी नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। बाहर आते ही उसे कमरे में ऋषभ कहीं भी दिखाई नहीं देता। उसे सामने बेड पर अपने लिए कपड़े दिखाई देते हैं। ये कपड़े ऋषभ ने बानी के लिए मंगवाए थे। बानी जल्दी से उन कपड़ों को उठाकर बाथरूम में चली जाती है और उन्हें पहनकर बाहर आकर आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगती है। बानी अपने दिमाग पर बहुत जोर डालती है, पर उसे कल रात क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इधर ऋषभ जब कमरे में आता है तो वो देखता है कि बानी किसी सोच में खोई हुई है और अपने सूट की डोरी बांध रही है। क्या हमने सच में कल शराब पी थी? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बानी अपने मन में सोच ही रही थी, तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस होता है। जैसे वो आईने में देखती है, सामने ऋषभ नजर आता है जो बानी के बालों को साइड करके उसके सूट की डोरी को बांध रहा था। बानी की पीठ को ऋषभ के हाथ छू रहे थे। बानी उसकी छुअन को सिर्फ महसूस कर रही थी। क्या सोच रही हो आप? ऋषभ ये बोलते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा रख देता है। कुछ नहीं, चलिए हमें देर हो रही है। बानी अपने आप को उससे दूर करते हुए कहती है। चलिए, ऋषभ कहता है और वो दोनों घर से बाहर आकर कार में बैठ जाते हैं। ऋषभ कार चला रहा था। वो बानी की तरफ देखता है तो वो बिल्कुल चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बानी उसे कुछ परेशान सी लग रही थी। कुछ देर बाद कार आकर एक जगह रुकती है। ऋषभ उतरकर कार से बाहर आता है और बानी की तरफ जाकर उसे कार का गेट खोलता है। जैसे ही बानी कार से बाहर आती है तो वो जगह देखकर चौंक जाती है और ऋषभ ये तो बानी कहती है और शौक हो जाती है। हाँ बानी, ये आपका घर है, आइए अंदर चलिए, ऋषभ उसके पास जाकर बोलता है। लेकिन बानी के कदम वहीं रुक जाते हैं। अपना घर देखकर बानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो अपना घर पूरे 8 महीनों बाद देख रही थी। बानी को आज ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। ऋषभ उसके चेहरे पर आई इस खुशी को देख सकता था, लेकिन बानी को अपनी माँ की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। कैसे उसकी माँ ने उसे घर जाने के लिए कहा था। अपनी माँ की बातें याद आते ही बानी वापस मुड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे पीछे से आवाज़ लगाता है। बानी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे सीमा जी खड़ी थी, जो घर से बाहर किसी काम के लिए आई थी। जैसे ही उन्होंने बानी को देखा, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बानी सीमा जी हैरान होते हुए आवाज़ देती हैं और चलकर बानी के पास आ जाती हैं। सीमा जी को देखकर बानी ने कहा, बानी मेरी बच्ची तू कैसी है? हम सबको छोड़कर कहाँ चली गई थी? सीमा जी रोते हुए कहती हैं। बानी को अपने गले लगा लेती हैं। बानी को अपनी माँ के बोले गए कुछ शब्द चंद ही उसके दिल को खुशियाँ भर गए थे। उसकी माँ ने उसे याद किया, यही उसके लिए काफ़ी था। अब मैं तुझे अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। चल मेरे साथ, चल अंदर चल, तेरे पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो तो खुशी की माँ ने फूले नहीं समाएंगे। तभी उसकी नज़र ऋषभ पर जाती है। ऋषभ बेटा चलिए, आप भी अंदर चलिए, सीमा जी ने कहा। बानी उनको हैरानी से देखती है कि माँ कितने अपने मन से ऋषभ जी से बात कर रही हैं। ऋषभ आकर सीमा जी के पैर छूता है। वो भी उनके साथ अंदर के लिए चला जाता है। अंदर आकर बानी को सामने ही अपने सोफे बैठे अपने पापा दिखाई देते हैं। वीरेंद्र जी नज़र जैसे ही सामने दरवाजे पे खड़ी बानी पर पड़ जाती है तो उसे देखकर उनकी खुशी उनकी आंखों में आंसू बनकर बस दौड़ जाती है। बानी दौड़कर सीधा अपने पापा के गले लग जाती है। दोनों ही आंखों में आंसू बहने लगते हैं। आज वीरेंद्र जी को सब कुछ मिल गया था। उनकी बानी जो उनके पास वापस आ गई। पापा आप कैसे हैं? बानी रोते हुए उनसे पूछती है। बानी को वीरेंद्र जी पहले से काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वीरेंद्र जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं। नहीं पापा, आप सही नहीं लग रहे हैं, बानी उनकी फिक्र करते हुए कहती है। कुछ नहीं बेटा, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम जो यहाँ नहीं थे, बीरन जी ने कहा। और एक बार फिर दोनों के आंसू बह निकले। हम नहीं थे तो क्या? इसका मतलब ये नहीं था आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे? बानी ने हल्के गुस्से में कहा। अब तुम आ गई हो ना, बस अब सब ठीक हो जाएगा, वीरेंद्र जी उसकी आंखों में आंसुओं को साफ करते हुए कहते हैं। तभी बानी का ध्यान सामने आ रहे रिया और नितिन पर पड़ता है। वो उन दोनों को देखकर शौक हो जाती है कि आखिर रिया और नितिन एक साथ कैसे। फिर वो रिया आकर बानी के गले लग जाती है और वो काफ़ी शर्मिंदा होती है और कहती है हम कभी उन्हें तंग नहीं करेंगे। रिया रोते हुए कहती है। बानी ने उसकी सारी पिछली बातों को भुलाकर रिया को गले लगा लिया। अरे बस करो रिया, हमने कभी भी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना। तुम हमारी छोटी बहन हो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। माँ बिहान कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रहा? बानी चारों तरफ देखते हुए कहती है। बिहान तो पढ़ने गया है मुंबई, उसका एडमिशन बड़े स्कूल में हो गया है, सीमा जी खुश होते हुए बताती हैं। बानी उसका बहुत ही खुश होती है।
पर उसे बहुत अजीब लग रहा था कि वो इतने बड़े स्कूल में उसका एडमिशन कैसे हो गया। घर में देखती है तो बहुत सारी नई सुविधा और सामान, बिहान का इतने बड़े स्कूल में एडमिशन, रिया का माफ़ी मांगना, माँ का सबसे अच्छे से बात करना। बानी को ये समझ में नहीं आ रहा था। रिया, तुम नितिन जी के साथ कहाँ से आ रही थी? बानी को चौंक कर पूछती है। नितिन और रिया दोनों को एक साथ देखकर बानी को अजीब लगा था। बेटा, इन दोनों की सगाई हो गई है, शादी भी जल्दी होने वाली है, सीमा जी कहती हैं। बानी सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ये सुनकर रिया शर्मा जाती है और नितिन इधर उधर देखने लगता है। जीजू, आप खड़े क्यों हो? रिया ऋषभ से कहती है। अरे हाँ बेटा, आप खड़े क्यों हो? यहाँ आइए। बीरन जी ऋषभ को खड़ी देखकर अपने पास बुलाते हैं। ऋषभ जाकर बीरन जी के पैर छूता है। आप कैसे हैं पापा? आपकी तबीयत कैसी है? आप दवाई टाइम से ले रहे हैं ना? हाँ बेटा, हम ठीक हैं, दवाई भी समय पर ले रहे हैं, बीरन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। बानी अपने परिवार वालों को ऐसे ऋषभ से बात करते देख बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। ये क्या हो रहा है? पापा, माँ, रिया सब ऋषभ जी से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे उन्हें सदियों से जानते हैं, शायद हमसे भी ज़्यादा। बानी अपने मन में सोचती है। ऋषभ कुछ देर बीरन की बात करता है। इतने में सीमा जी सभी खाने के लिए बुलाती हैं और फिर वो सभी खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खाने के बाद ऋषभ जाकर बानी से कहता है कि वो जा रहा है, उसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, शाम को उसे नितिन घर छोड़ देगा। इतना कहकर ऋषभ जाकर बीरन जी के सीमा जी के पैर छूकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद बानी अपने कमरे में जाती है और देखती है उसका कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा वो छोड़कर गई थी। और फिर रिया चाय लेकर आती है। बानी चाय पीती हुई रिया से पास बैठने को बोलती है और रिया पास बैठती है और दोनों बहनें बातें कर रही होती हैं। रिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बानी ने कहा तो रिया उसे देखती है। यही ना कि ऋषभ जीजू हमारे मम्मी पापा को माँ पापा क्यों बोल रहे हैं? पापा इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं? बिहान का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में कैसे हुआ? रिया एक सांस में सब बोल देती है। बानी कहती है हैरानी से, हाँ रिया, हम यही सब पूछना चाहते हैं। ठीक है, हम तुम्हें बताते हैं, शायद ये सब तुम्हारा जानना ज़रूरी भी है। रिया कहती है, उसे सच बताना ज़रूरी है। तो वो सब बताती है कि तुम्हें पता है बानी, जब तुम शादी के दिन वापस घर आई थी और माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया था, तुम्हारे जाने के बाद पापा यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था। रिया ये सुनकर बानी के हाथ से कब गिरने ही वाला था कि रिया ने संभाल लिया। हम सब तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने पापा को तुरंत हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए कहा, लेकिन जितने पैसे डॉक्टर ने हमसे जमा करने को कहा उतने पैसे हम पर नहीं थे। हमारा लोगों का बुरा हाल हो गया था। तभी वहाँ पर ऋषभ जीजू और नितिन जी आए। उन्होंने पापा के ऑपरेशन के पैसे जमा ही नहीं किए, बल्कि पापा का ऑपरेशन दिल्ली के बेस्ट हार्ट सर्जन से कराया। रिया बोल रही थी। बानी ने कहा, लेकिन ऋषभ जी को पापा के बारे में कैसे पता चला? बानी ने चौंकते हुए कहा। जीजू ने हर पल नितिन जी की हमारी जानकारी उनको देने के लिए कहा था। उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता रहता था। कुछ दिन बाद जब पापा हॉस्पिटल से घर आए तो उन्होंने माँ को और मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। हम भी पापा के ना बोलने से बहुत दुखी थे। हमें एहसास हो गया कि हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। पापा को खोने के डर से मम्मी बिल्कुल सहम गए थे। उस दिन जीजू पापा से मिलने के लिए घर आए पर पापा उनसे बिल्कुल बात नहीं की। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया इसलिए पापा उन पर बहुत गुस्सा थे। जीजू ने पापा से माफ़ी मांगी और जीजू पापा से वादा किया कि वो तुम्हें बहुत जल्दी वापस लाएंगे, लेकिन पापा की नाराज़गी इतनी जल्दी जीजू पर ख़त्म नहीं हुई। जीजू रोज़ यहाँ आते, पापा से मिलकर जाते, जबकि पापा उनसे बात भी नहीं करते थे। जीजू ने बिहान का एडमिशन मुंबई में करा दिया जिससे उसकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। नितिन जी को हमारा ध्यान रखने को कहा। नितिन जी भी यहाँ लगभग रोज़ आते हैं, जिससे मेरी और उनकी जान पहचान बढ़ने लगी और हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। हमारे पूरे घर का खर्चा और पापा की दवाइयाँ का भी खर्चा जीजू ही उठाते हैं। अगर आज जीजू ना होते तो हम पापा को कब का खो चुके होते। यह कहते हुए रिया की आंखों में आंसू आ गए। लगभग 5 महीने बाद पापा ने पहली बार जीजू से बात की, क्योंकि पापा समझ गए थे कि वो तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं, और जीजू को गले लगाया। बस एक ही बात कही, बस तुम्हें जल्दी से जल्दी ले आए। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और जीजू ने मम्मी और मुझसे पापा के बीच की दूरी कम की। अब पापा हमसे बात करने लगे। इसी बीच मेरी और नितिन जी की सगाई भी हो गई। अब पापा की हालत में भी सुधार होने लगा। रिया ये बोलकर बानी को देखती है। बानी जो ऋषभ से नाराज़ थी, लेकिन अब वो सोच रही थी अगर ऋषभ जी नहीं होते शायद उसके पापा उसके पास नहीं होते, उसका पूरा घर दर दर की ठोकरें खा रहा होता। ऋषभ जी ने सिर्फ उसके घर को सहारा दिया, बल्कि उसका घर संभाला भी है, उसके घर से रिश्ता भी रखा। उसके पापा और माँ
अपना माँ और पापा समझा, इतना सोचकर बानी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। हम तुमसे एक बात कहें जीजू, तुम बड़े बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। रिया उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोलती है। रिया ये कहती है तो बानी उसके अपने गले लगा लेती है। उसे बस अब सिर्फ और सिर्फ ऋषभ से मिलना था। शाम को बानी अपने पापा और माँ से मिलती है और दोबारा जल्दी आने को कहकर घर से बाहर चली जाती है। बाहर नितिन उसका इंतजार कर रहा था। बानी आकर कार में बैठ जाती है। नितिन कार स्टार्ट कर देता है। बानी पूरे रास्ते बस ऋषभ से मिलने के बारे में सोचती रहती है। अचानक नितिन एकदम से कार का ब्रेक लगाता है, जिससे बानी का सिर आगे लगते हुए बार बार बचता है। नितिन सामने देखता है एक आदमी को कार टक्कर होने से वो गिर गया है। नितिन कार से निकलकर बाहर जाता है और बानी को वहीं कार में बैठे रहने के लिए बोलता है। नितिन बाहर आकर देखता है वो आदमी अब वहाँ नहीं था। जैसे नितिन वापस मुड़ता है तभी कोई उसके सिर पर जोर से वार करता है और नितिन वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर बानी को 3-4 गुंडे आकर बैठ जाते हैं। बानी बहुत ही चिल्लाती है, नितिन का नाम लेती है, पर उसकी आवाज़ सुनने वाले कोई नहीं था और तभी वो गुंडे केमिकल डालकर बानी को सुंघा देते हैं और बानी बेहोश हो जाती है। वो गुंडे उस कार को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ऋषभ अपनी मीटिंग रूम से बाहर निकलता है। काफ़ी टाइम हो गया लेकिन नितिन का अभी तक कोई कॉल नहीं आया था, ना ही कोई मैसेज। तो बानी के घर फ़ोन करके पूछता है तो रिया उसे बताती है कि बानी और नितिन बहुत देर पहले घर से निकल गए हैं। और ऋषभ जल्दी से जया जी को कॉल करके पूछता है बानी का कॉल उनके पास आया है क्या। जया जी उनसे बानी के ना आने के और ना ही कोई फ़ोन कॉल आने के बारे में बताती हैं। तो ऋषभ के को अब कुछ सही नहीं लग रहा था। बानी का फ़ोन नहीं मिल रहा था और ना ही नितिन का। वो तुरंत अपने सारे आदमियों को नितिन और बानी के बारे में पता करने के लिए लगा देते हैं। तो आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट का वेट करें। धन्यवाद।